भारत ये केवल एक देश नहीं, ये एक विचार है। एक ऐसा विचार जिसने विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण पूरी दुनिया के सामने रखा है। यहाँ संस्कृति बदलती है, भाषा बदलती है, पर आत्मा एक रहती है, भारतीयता की आत्मा। भारत की यही विशेषता है, जहाँ अनेकता में समरसता है, भिन्नता में सौंदर्य है और विविधता में एकता है, जो हर भारतीय को एक सूत्र में बांधती है। हम अलग हो सकते हैं पर एक हैं। भारत अपने भीतर सभ्यताओं की लंबी यात्रा समेटे हुए है। हजारों वर्षों पुरानी ये भूमि अनेक परंपराओं, संस्कृतियों और जीवन मूल्यों का संगम है। उत्तर के हिमालय की गोद से लेकर दक्षिण के सागर तट तक, पूर्व के सूर्योदय से लेकर पश्चिम की संध्या तक, हर क्षेत्र का अपना रंग है, अपनी खुशबू है, अपनी पहचान है। उत्तर में पंजाब का भांगड़ा है, कश्मीर की काशिदकारी है, पूर्व में असम का बिहू है, तो बंगाल की दुर्गा पूजा है, पश्चिम में गुजरात का गरबा है, राजस्थान की झूमती लोक धुनें हैं, और दक्षिण में भरतनाट्यम की नृत्यलय है। ये सब मिलकर भारत की उस इंद्रधनुषी छटा को रचते हैं जिसे दुनिया पहचानती है, विविधता में एकता के नाम से। भारत की एकता की गाथा का सबसे उज्जवल अध्याय सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जुड़ा है। उन्होंने स्वतंत्र भारत की नींव को एकता के पत्थर से मजबूत किया और अखंड भारत का निर्माण किया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब देश 565 रियासतों में बटा हुआ था। हर रियासत का अपना झंडा, अपनी मुद्रा और अपने शासक थे। ऐसे समय में भारत का एकीकरण किसी असंभव स्वप्न से कम नहीं था। लेकिन सरदार पटेल ने अपने अडिग संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति और राजनीतिक कुशलता से ये कर दिखाया। उनकी दूरदृष्टि और नीतिगत दृढ़ता ने हैदराबाद, जूनागढ़ और मणिपुर जैसी रियासतों को भी भारत माता की गोद में समाहित कर दिया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। आइए सुनते हैं 12 फरवरी 1949 में दिए गए संबोधन के कुछ अंश। हमारा कर्तव्य ये है कि हमें निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हिंदुस्तान में जितने लोग हैं सबको हिल मिल के भाई भाई की तरह के रहना है और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। हमें निश्चय करना चाहिए, जितना हो सके हमसे इतना कोशिश करके आपस में मिलजुल के रहने की कोशिश करें। हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है। हम सब एक बाप के, एक माँ बाप के फर्जंद है। इस प्रकार हम रहना चाहिए। तो जैसे सर्व धर्म का सार सर्व मजहब के लोग एक रहे और सब कौम के, सब जात के कोई फर्क न रखे और कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं और सभी एक समान है, क्योंकि सब इंसान में जो आत्मा है, जो छोटी सी चीज है लेकिन जिससे वो खड़ा है, वो ईश्वर का अंश है। उसमें ऊंच क्या और नीच का, पवित्र क्या अपवित्र क्या। पवित्र तो वही होता है कि जो अपना पवित्र जीवन रखता है। अपवित्र वही है कि जो ख्याल अपवित्र रखता है, अपना जीवन अपवित्र रखता है। तो न कोई हमें, हमारे में न कोई स्पृश्य होना चाहिए, न अस्पृश्य होना चाहिए। सभी
एक समान है, कोई न ऊंच है न कोई नीच है। तो हमें सबको एक समान भाव से देखना है, सबको साथ मिलजुल के रहना है, प्रेम से रहना है। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल को समर्पित की गई। 182 मीटर की ऊंची ये प्रतिमा केवल धातु की संरचना नहीं बल्कि भारत की एकता, अखंडता और दृढ़ इच्छा शक्ति का जीवन प्रतीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को भारत सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया है। इस दिन देश भर में रन फॉर यूनिटी, शपथ समारोह और अनेक आयोजन किए जाते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि एकता हमारी शक्ति है और अखंडता हमारा गौरव। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में पटेल जी के योगदान को याद किया। मेरे प्यारे देशवासियों, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। सरदार पटेल आधुनिक काल में राष्ट्र की सबसे महान विभूतियों में से एक रहे हैं। उनके विराट व्यक्तित्व में अनेक गुण एक साथ समाहित थे। वे एक अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र रहे। उन्होंने भारत और ब्रिटेन दोनों ही जगह पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वे अपने समय के सबसे सफल वकीलों में से भी एक थे। वो वकालत में और नाम कमा सकते थे, लेकिन गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने खुद को स्वतंत्रता आंदोलन में पूरी तरह समर्पित कर दिया। खेड़ा सत्याग्रह से लेकर बोरसद सत्याग्रह तक अनेक आंदोलनों में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल भी ऐतिहासिक रहा था। उन्होंने स्वच्छता और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उनके योगदान के लिए हम सभी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। साथियों, सरदार पटेल ने भारत के ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क की एक मजबूत नींव भी रखी। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अद्वितीय प्रयास किए। सरदार पटेल को हम लौह पुरुष कहते हैं क्योंकि उन्होंने केवल दीवारें नहीं तोड़ी, उन्होंने दिलों को जोड़ा। उनके इस अद्भुत योगदान के लिए सरदार पटेल को 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस अदम्य एकता भाव का प्रतीक है जिसे पटेल ने अपने जीवन से साकार किया। इस विषय पर और विस्तार से बता रही हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निधि। आज की चर्चा का विषय है विविध रंग एक संग। यह सिर्फ एक विषय नहीं है बल्कि हमारे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दृष्टि में एकता का संदेश है। यह केवल एक वाक्य नहीं है, एक सोच है जो हमें एकता, विविधता और सहयोग का संदेश देती है। हम सभी जानते हैं कि रंग हमारे जीवन में केवल देखने भर की चीज़ नहीं है। हर रंग का एक भाव है, एक पहचान है। सोचिए, अगर दुनिया में सिर्फ एक ही रंग होता तो क्या वो सुंदर होती? क्या दुनिया इतनी खूबसूरत होती? शायद नहीं। ठीक वैसे ही हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा देश, ये सभी विविधताओं से ही सुंदर है। भारत को लीजिए, यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, पहनावे, खान पान और रीति रिवाज हैं। फिर भी जब हम एक साथ किसी पर्व को मनाते हैं, जब हम तिरंगे को सलाम करते हैं, तो सब भेदभाव मिट जाते हैं। यही है विविध रंग एक संग। और यही बात सबसे पहले समझी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश बिखरा हुआ था, सैकड़ों रियासतें, अलग अलग भाषाएं अपनी अपनी नीतियां बना रहे थे, तब एक व्यक्ति ने इन सब रंगों को एक ध्वज के नीचे लाकर जोड़ा और वह थे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सभी रियासतों को भारत के एक नक्शे में समाहित किया। उनका सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत।
जहाँ धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर कोई विभाजन ना हो, बल्कि सब एक सूत्र में बंधे हों। और यही संदेश कहीं ना कहीं हमारे तिरंगे में भी छिपा हुआ है, या कह सकते हैं कि हमारे तिरंगे में भी यही भावना झलकती है। सरदार पटेल जी ने जो कार्य किया वह केवल राजनीतिक नहीं था, वह सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता का प्रतीक था। उन्होंने हमें सिखाया कि विविधता हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। आज जब कभी समाज में मतभेद या अलगाव दिखे, हमें पटेल जी की वह सीख याद रखनी चाहिए कि भारत एक शरीर है, उसकी हर रियासत, हर संस्कृति एक अंग है। अगर एक भी अलग हुआ तो शरीर अधूरा रह जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि विविधता का मतलब मतभेद नहीं होता, बल्कि यह तो एक गुलदस्ता है जिसमें हर फूल अपनी खुशबू से माहौल को महकाता है। आज के समय में जब लोग भाषा, जाति, धर्म या रंग के नाम पर बंट रहे हैं, तब यह विषय हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति एकता में है और सुंदरता विविधता में। चलिए हम सब ये संकल्प लें इसी उद्देश्य के साथ कि हम एक दूसरे की विविधताओं को अपनाएंगे, समझेंगे और एक रंगमंच की तरह एक साथ मिलकर समाज को और सुंदर बनाएंगे। अंत में मैं यही कहूँगी, रंग चाहे कितने भी हों, जब मिलते हैं तो इंद्रधनुष बनता है, और वही इंद्रधनुष हमारे देश, समाज और जीवन की असली पहचान है। विविधता में एकता का भाव, ये भारत का है ढंग। रियासतों को जोड़कर बनाया पटेल ने एक संग। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, लोह पुरुष का था वो बल, हर रंग को मिलाकर बनाया देश का उज्जवल कल। इसी विषय पर आइए सुनते हैं LLM की छात्रा रत्ना जी के विचार। अनेकता में विविधता, विविधता में समरसता, यही तो हमारी पहचान है। और अगर इस विचार को किसी एक व्यक्ति ने वास्तव में साकार किया है तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। जब भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947, यह वह क्षण था जब यह केवल एक देश नहीं बल्कि टुकड़ों में बटा हुआ एक भूगोल था। लगभग 560 रियासतें जो अलग अलग शासकों के अधीन थीं। कोई भारत में रहना चाहता था जबकि कोई पाकिस्तान चले जाना चाहता था, और कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ स्वतंत्र रहना चाहते थे। ऐसे समय में एक व्यक्ति था जो चट्टान की तरह खड़ा हुआ, और वो व्यक्ति कौन था? वह थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उन्होंने अपनी कूटनीति, दृढ़ इच्छा शक्ति और कहीं कहीं साहसिक निर्णयों के साथ इन सभी रियासतों को एक करके भारत के नक्शे को वर्तमान स्वरूप दिया। यह भारत जो आज हम देखते हैं, जो एक अखंडता का प्रतीक है, वह यह स्वरूप को कैसे पा पाया? सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों द्वारा। आज जब हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पंजाब से अरुणाचल तक एक भारत देखते हैं, जब हम अलग अलग भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति के लोग एक झंडे तले खड़े होते हैं, तो यही तो है विविध रंग एक संग की भावना। सरदार पटेल जी ने यह केवल कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और मर्जर एग्रीमेंट्स जैसे कानूनी दस्तावेजों के माध्यम से रियासतों को संविधान की रूपरेखा में लाने का मार्ग प्रशस्त किया। उनके इसी योगदान के कारण आज संविधान के अनुच्छेद 1 में यह लिखा जा सका, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यह शब्द यूनियन ऑफ स्टेट्स सरदार पटेल जी की विधिक दूरदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता का जीवंत प्रमाण है। उनके कार्य जो भी उन्होंने किए अपने जीवन काल में, उन कार्यों ने भारत को न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि कानूनी और प्रशासनिक रूप से भी एकजुट किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि कानून और नीति मिलकर किसी राष्ट्र की एकता को स्थायी बना सकते हैं। आज वर्तमान में जब हम संविधान दिवस मनाते हैं या राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, तो यह दोनों ही दिवस एक औपचारिकता की तरह नहीं मनाए जाने चाहिए। यह एक औपचारिकता नहीं है बल्कि यह उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है जिसने भारत की विधिक नींव को मजबूत किया था। वह व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल जी को समर्पित है, वह केवल एक प्रतिमा नहीं है बल्कि वह यह एक संदेश है कि यदि नेतृत्व सच्चा हो तो विविधता भी एकता बन सकती है। आखिर यही तो है भारत की पहचान, विविध रंगों से मिलकर एक होके रहना, एकता को दिखाना। यह प्रतिमा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में बनाई गई है, वो हमको ये याद दिलाती है कि भारत की एकता
कोई स्वाभाविक उपहार नहीं बल्कि संघर्ष और संकल्प का परिणाम है। भारत में भाषाएं, बोलियां और लहजे बदलते हैं, लेकिन भावनाएं नहीं बदलती। ये तमिल में कहा गया है वनक्कम, बंगाल का खोबालो, पंजाब का सत श्री अकाल और हिंदी का नमस्ते। सब एक ही भावना को व्यक्त करते हैं, सम्मान और स्नेह की। हमारे देश में 22 राजभाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं। सांस्कृतिक विविधता इतनी समृद्ध है कि हर संस्कृति अपने भीतर एक सभ्यता का इतिहास समेटे है। फिर भी एक भारतीय जब किसी अन्य प्रदेश के व्यक्ति से मिलता है तो भाषा भले ना मिले पर दिलों की भाषा तुरंत जुड़ जाती है। इस विषय पर और विस्तार से बता रहे हैं आकाशवाणी रामपुर के अवकाश प्राप्त स्टेशन डायरेक्टर श्री सरवत उस्मानी जी। इंसानी ज़िंदगी में रंगों का अपना मज़ा और अहमियत है। कुदरत ने रंगों को इंसानों के लिए क्यों बनाया, कभी आपने सोचा? आखिर इसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी थी? खैर बहरहाल ये एक अलग मौजू है, लेकिन साहब इन रंगों की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। कोई रंग अपने अकेले में भी खूबसूरत लगता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस रंग की अहमियत और खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है और निखर जाती है जब वो दूसरे रंगों के साथ मिलकर सामने आता है। अब मिसाल के तौर पे फूलों को ही ले लीजिए। कुदरत ने फूलों में कितने रंग और कितनी खूबसूरती से बनाए हैं, लेकिन ये रंग, ये फूल जब एक गुलदस्ते की शक्ल इख्तियार करते हैं तब इनकी खूबसूरती के क्या कहने। जंगल में तितलियाँ, हिरन, बेशुमार परिंदे जिनके रंग बिरंगे रंग मन को मोह लेते हैं। गर्ज कुदरत भी हमें सब रंगों को एक जमा करने का सबक देती है। इसी तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कितने धर्मों के लोग रहते हैं, कितनी ज़ातें इस मुल्क में हैं और सबको आइन ने अपने अपने मज़ाहिब के एतबार से इबादत की इजाज़त दी है। शायद हम हिंदुस्तान में किसी हद तक अपने धर्म, अपने जाति के हिसाब से जाने जाते हों, लेकिन जब हम विदेश या गैर मुल्क जाते हैं तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय यानी हिंदुस्तानी के ज़रिए पहचाने जाते हैं। और सच बात तो यह है कि यही हिंदुस्तानियत हमारी असल पहचान है, यानी हमारे सारे रंग एक जगह जमा होकर हमारे एक अलग और मुनफरिद पहचान बनाते हैं। और जब हम विदेश जाते हैं, अगर कोई भारतीय हमें इस अजनबी मुल्क में मिल जाता है तो सोचिए हम कितना खुश होते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने का बाशिंदा हो। फिर हम भूल जाते हैं उस भारतीय का रंग, नस्ल और मज़हब क्या है। क्यों? क्योंकि हम एक भारतीय हैं और हमारे मसाइल एक जैसे हैं। ये पहचान हम हिंदुस्तानियों को एक दूसरे से जोड़े रखती है। अब वास क़ज़ा को ही ले लीजिए, जिसे हम इंद्रधनुष भी कहते हैं। ये कितनी खूबसूरत होती है। सोचिए ज़रा इसमें कितने रंग होते हैं। हालांकि इन रंगों की अपनी अहमियत है, लेकिन जब ये रंग एक जगह जमा होकर अपनी खूबसूरती बिखेरते हैं तो क्या कहने। और इसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। हाँ, इसी तरह हम भारतीयों को एकजुट होने का खूबसूरत एहसास ये कौस क़ज़ा या इंद्रधनुष कराती है। साहब रंगों का जिक्र हो और होली त्यौहार का जिक्र ना आए, ऐसा तो मुमकिन नहीं। सामीन, होली के रंग भी हम हिंदुस्तानियों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। कहने का मकसद ये कि कलर चाहे किसी भी रंग के हों, किसी भी किस्म के हों, किसी भी रंग व नस्ल के हों, लेकिन जब हिंदुस्तानी की बात हम करते हैं तो ये सब एकजुट नज़र आते हैं। और यही एकजुटता हमारी पहचान और हमारी शनाख्त है। भारत की सांस्कृतिक एकता केवल शब्दों तक सीमित नहीं, ये हमारे जीवन के हर रूप में दिखाई देती है। कला, संगीत, नृत्य, परिधान, खान पान सब एक दूसरे में रचे बसे हैं। ये विविधता हमें जोड़ती है, तोड़ती नहीं। ये बताती है कि भिन्नता संघर्ष नहीं, सौंदर्य है और यही भारत की आत्मा है। मेरा नाम ऋचा तिवारी है और मैं भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय लखनऊ की छात्रा रही हूँ। मैं लखनऊ में कथक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। बात करें कथक नृत्य की। कथक नृत्य उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द कथा से ही आया है, जिसका मतलब होता है कहानी कहना। पुराने समय में कथक कलाकार मंदिरों में घूम घूम कर कहानियां सुनाया करते थे। ये कहानियां नाच गा कर सुनाई जाती थी और यहीं से कथक की शुरुआत हुई। कथक के मुख्य 3 पहलू होते हैं, जिसमें पहला पहलू है नृत्य। इसमें सिर्फ लय और ताल की प्रधानता होती है। पैरों की तेज और साफ आवाज द्वारा तबले पे बज रहे बोलों को हूबहू निकालना, अपने पैरों की थाप के द्वारा
और चक्कर, कथक की जान होते हैं चक्कर। एक कथक नृतक 100-150 चक्कर आसानी से ले सकता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू नृत्य की। इसमें भाव और अर्थ को दिखाया जाता है। छोटे छोटे भाव प्रदर्शन अंग संचालन द्वारा आंख की गतिविधियों के माध्यम से किसी कहानी या भाव को बता सकते हैं। इसका तीसरा पहलू है नाट्य या संपूर्ण कहानी प्रस्तुत करने की कला है। कथक भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और इसे सीखकर बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं या उन्हें अपनी परंपराओं पर गर्व महसूस कराता है। आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति, जब बच्चे कथक सीखते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। वो अपनी भावनाओं को नृत्य के माध्यम से बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अंत में यह कह सकते हैं कि कथक केवल एक नृत्य रूप नहीं बल्कि एक संपूर्ण कला है। मेरा नाम विनय तिवारी है। मैं भरतनाट्यम नृत्य शैली का कलाकार, छात्र व शिक्षक हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, मोहिनी अट्टम, सत्रिय व छाओ। विविधता भरे इस देश में बहुत सारी नृत्य शैलियाँ उत्तर भारत में विकसित हुईं, परंतु बहुत सारी नृत्य शैलियाँ दक्षिण भारत में भी विकसित हुईं, जिनमें से प्रमुखतः भरतनाट्यम एक है। जहाँ पर हम उत्तर भारत में देखते हैं कथक नृत्य है या फिर मणिपुरी है, जिसमें बहुत सौम्य हस्त मुद्राएं हैं या कथक जैसे खड़े होकर करते हैं। उसके विपरीत भरतनाट्यम को अरामंडी अर्थात हाफ सिटिंग पोजीशन में करते हैं। और हम ऐसे दौर में हैं जहाँ पे भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेके एक चरम आनंद पर है। और मुझे लगता है कि यदि हम इन विधाओं को विद्यालयों तक पहुंचाएं तो पहला तो होगा कि जो छात्र छात्राएं इन विधाओं को सीख रहे हैं उनके लिए एक व्यवसाय या करियर का ऑप्शन बढ़ जाएगा। और दूसरा कि हमारे बच्चे देश विदेश में जाके अपनी कलाओं का प्रचार प्रसार भी स्वयं कर सकते हैं। भारत की एकता का सबसे सुंदर रूप हमारे पर्वों में दिखाई देता है। यहाँ हर त्योहार किसी धर्म या जाति तक सीमित नहीं बल्कि सभी के हर्ष और मेल मिलाप का प्रतीक है। दीपावली का उजाला केवल हिंदुओं के घर ही नहीं रोशन करता बल्कि पूरे समाज में प्रकाश डालता है। ईद का चांद केवल मुसलमानों के लिए नहीं निकलता, वो भाईचारे का प्रतीक बनता है। क्रिसमस का तारा, बैसाखी की उमंग, पोंगल की खुशबू, ये सब मिलकर भारत की उस माला में पिरोते हैं जहाँ हर मोती का रंग अलग है पर सूत्र एक है। अलग अलग परंपराएं मिलकर ही सामूहिक संस्कृति बनाती हैं। ये एकता केवल धार्मिक नहीं, ये सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय स्तर पर भी उतनी ही गहरी है। अपने शायराना अंदाज में हमें बता रहे हैं नईम नज़मी। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, एकता का निशान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। बोलती है यहाँ पर्वतों की ज़बां, महका महका हुआ इसका हर गुलसितां, इसके कदमों में झुकता हुआ आसमान, एकता का निशान, मेरा भारत महान। बोलती है यहाँ पर्वतों की ज़बां, महका महका हुआ इसका हर गुलसितां, इसके कदमों में झुकता हुआ आसमान, एकता का निशान, मेरा भारत महान। इसकी नदियों की मौजों में अलबेलापन, इसकी धरती के जैसे नवेली दुल्हन। इसकी नदियों की मौजों में अलबेलापन, इसकी धरती के जैसे नवेली दुल्हन, लहलहाती हुई खेतियों का निशान, एकता का निशान, मेरा भारत महान। एकता का निशान, मेरा भारत महान। हिंदू मुस्लिम में, सिख और ईसाई में प्यार है जैसे हो भाई और भाई में। हिंदू मुस्लिम में, सिख और ईसाई में प्यार है जैसे हो भाई और भाई में। फर्क कोई नहीं है, सभी एक समान, एकता का निशान, मेरा भारत महान। एकता का निशान, मेरा भारत महान। कोई बोले तो खिल उठे सारा चमन, कोई बोले तो खिल उठे सारा चमन, है मिलन इसका जैसे के गंगो जमन, घोले कानों में रस हिंदी उर्दू जबान, एकता का निशान, मेरा भारत महान। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान,
एकता का निशान मेरा भारत महान। भारत की एकता केवल आंतरिक नहीं बल्कि वैश्विक सोच की प्रतीक है। जब पूरी दुनिया विभाजन और सीमाओं में उलझी रही, भारत ने दिखाया कि एक देश कई संस्कृतियों का घर बन सकता है और फिर भी एक रहता है। आज के समय में जब दुनिया विभाजन और असमानता की चुनौतियों से जूझ रही है, सरदार पटेल का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की विविधता का आदर करें और उसकी एकता की रक्षा करें। एक सशक्त भारत वही होगा जहां हर नागरिक अपने धर्म, भाषा, क्षेत्र या जाति से ऊपर उठकर देश की एकता और अखंडता को सर्वोपरि माने। भारत के हर रंग में, हर परंपरा में, हर दिल में एक ही स्वर गूंजता है, हम सब भारतवासी हैं और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरी माटी मेरा देश मेरी